नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ संध्या। आज दुनिया के सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं, जिसमें सबसे पहला ये कि क्या अमेरिका को ये हक है कि वो किसी संप्रभु देश में दखल दे। क्या किसी देश के नेता की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुली अवहेलना नहीं है। आज सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, सवाल है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और ताकत की राजनीति का। क्या लोकतंत्र के नाम पर किसी देश की सत्ता को बदला जा सकता है? इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं मेरे साथी वरुण जी। तो वरुण जी, सबसे पहला सवाल ये कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो कार्रवाई की, कई लोग इसे कार्रवाई बोल रहे हैं कि वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया अमेरिका ने, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो ये बोल रहा है कि ये तो दादागिरी हुई, ये तो अपहरण करने जैसा हुआ। तो क्या मानते हैं आप, ये कानून के तहत की गई कोई कार्रवाई से मानते हैं या फिर आप इससे बोलेंगे कि ये दादागिरी थी अमेरिका की? देखिए, पत्रकारिता की भाषा में अगर हम कहें इसको बहुत सीधे तौर पर, तो इसको हम कहेंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं वेनेजुएला की संप्रभुता को चोट तो पहुंचाता ही है। अमेरिका का पक्ष यह है कि हमने जो भी किया दुनिया के हित के लिए किया, दुनिया की भलाई के लिए किया, और इस हित में अमेरिका के हित भी शामिल हैं। अमेरिका ने इसको एक्शन बताया, इसको नेशनल सिक्योरिटी का मसला बताया, लेकिन वेनेजुएला की तरफ से अगर आप देखते हैं तो दुनिया का, जैसे आपने कहा कि वाकई एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि वेनेजुएला के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई है, अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उसको नहीं करनी चाहिए थी। एक राष्ट्रपति को उठा लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, या यूं कहें कि उनका अपहरण कर लिया गया। दोनों पक्ष हैं। आप एक पक्ष की बात सुने तो लगता है अमेरिका ठीक है, अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। दूसरे पक्ष की बात सुने तो वेनेजुएला का जो पक्ष है उसमें आपको दम नजर आता है। अमेरिका ने बिना यूएन की अनुमति के किसी देश के भीतर जाके कार्रवाई की। अमेरिका की तरफ से दावा है कि हमें कानून लागू करना था और खतरे को रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। विवाद इसलिए है क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जा रहा है। काफी लोग इसको दादागिरी कह रहे हैं, अपहरण कह रहे हैं, किडनैपिंग कह रहे हैं, इसको रिजीम चेंज करने की कोशिश बता रहे हैं, ग्लोबल पावर शो मान रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया? अमेरिका क्या अपनी ताकत का शो ऑफ करना चाहता है? अमेरिका ये बताना चाहता है कि हमारा जब मन करेगा हम किसी भी देश के अंदर घुसेंगे, हम उस देश की परमिशन नहीं लेंगे, हमें यूएन की परमिशन की भी जरूरत नहीं है और हम जो चाहे वहां जाकर कर सकते हैं। आप देखिए, पूरी दुनिया में अमेरिका का ये हमेशा से नीति का हिस्सा रहा है। अमेरिका मानता आया है कि दुनिया में शांति व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम चाहे हमें अफगानिस्तान के भीतर घुसना हो, चाहे हमें इराक और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, चाहे हमें पाकिस्तान के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को मारना हो, हमें जो करना हो हम करेंगे, और हम वही करेंगे जो हमें लगता है कि ठीक है, क्योंकि अमेरिका ठीक ही करता है। तो उनके अपने दावे, उनके अपने तर्क इस तरीके के हैं, उन्होंने खुद को इस तरीके से कन्विंस किया है, वो मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। एक बात ये देखें कि सवाल ये नहीं है कि सवाल वेनेजुएला का है, सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला का जो तेल का भंडार है वो इसके पीछे का असली कारण है, या पिछले दिनों जो ट्रंप हैं वो बार बार नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे थे, लेकिन ये उन्हें न मिलके वेनेजुएला की ही एक महिला को ये पुरस्कार दिया गया है। क्या इसके पीछे वो मंशा है कि मुझे पुरस्कार तो नहीं मिला, देखो अब मैं तुम्हारे देश का क्या हाल करता हूं? क्या कोई ताकतवर देश एक कमजोर देश के भीतर घुस के कुछ भी कर सकता है? क्या लोकतंत्र के नाम पर सत्ता को इस तरह बदला जा सकता है? क्या दुनिया में कानून सबके लिए वाकई बराबर है? अगर कानून वाकई सबके लिए बराबर है तो क्या वेनेजुएला के कोई हक नहीं थे? सवाल कई हैं इसमें संध्या जी। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो गौर करने वाली बातें हैं, और उनमें से सबसे बड़ी बात यह कि हाँ, इस पे अब लंबी बहस चलने वाली है कि अमेरिका ने जो किया वो ठीक था या वो गलत था।
जी बिल्कुल, देखिए कई बार हमने देखा है कि अमेरिका कई ऐसे छोटे देश होते हैं जिसमें घुसकर अपनी मनमर्जी से कार्रवाइयाँ करता है। लेकिन कहीं न कहीं ये संदेश नहीं दे रहा है वरुण कि अमेरिका जब चाहे किसी देश में घुस सकता है, और इससे कहीं न कहीं कुछ जो मजबूत देश हैं जैसे चाइना है, ताइवान पर वो कब्जा करना चाहता है। तो ये संदेश नहीं जा रहा कि हम मजबूत हैं तो हम किसी भी देश में जा सकते हैं, हम कार्रवाई कर सकते हैं, उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो ये संदेश, मैसेजिंग ऐसी नहीं जा रही कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस कुछ ऐसा हो गया कि हम कहीं भी जाके जो स्ट्रॉन्ग देश हैं वो कब्जा कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए कल ही एक रील पे मेरी नज़र टिक गई। उसमें बताया गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, एक तरीके से कहें उसके ऑयल भंडार पर कब्जा कर लिया। आप अभी बता रहे हैं कि चीन और ताइवान वाला किस्सा, जो रील में देख रहा था उसमें कुछ उस तरीके की बातें बताई गई थी कि अब तो भारत के पास भी मौका है, खोया हुआ कश्मीर हासिल कर लो, पाकिस्तान पे हासिल जीत कर लो, बांग्लादेश को वापस अपने में मिला लो। अब तो ताकतवर देश जो हैं वो जब कमजोर देशों पर कब्जा कर ही रहे हैं, रूस जब यूक्रेन पर कब्जा कर ही रहा है, चीन जब ताइवान पर कब्जा कर ही रहा है, अमेरिका जब वेनेजुएला पर कब्जा कर ही रहा है, तो भारत क्यों पीछे रहे? क्यों नहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान को खुद में मिला ले? लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्या वाकई लोकतंत्र की यही परिभाषा है? ये बहुत सारी चीजें हैं। एक ये कि जब हम एक दूसरे देश में घुसते हैं, हम सत्ता परिवर्तन का नैरेटिव बनाते हैं, हम अपने हित के हिसाब से वहां की वैधता तय करते हैं, तो एक खतरनाक स्थितियां हम पैदा कर देते हैं। ये वही स्थितियां हैं कि जो स्थितियां कहीं ना कहीं ऐसे देशों में ऑलरेडी चल रही हैं। अफगानिस्तान को देखिए आप, अफगानिस्तान पर आखिर किसका कब्जा हो सका? क्या रशिया का कब्जा हो सका? क्या अमेरिका का कब्जा हो सका? किसी का नहीं हो सका। और अंत में जब अफगानिस्तान की कमान खुद तालिबान ने संभाल ली, उसके बावजूद भी अफगानिस्तान के हालात क्या संभल सके? नहीं संभल सके। तो ताइवान का जो मामला हम देखते हैं, चीन वाला, चीन का तो मानना ही उस तरीके का है कि चाइना फर्स्ट की, जैसे अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिका काम करता है, वैसे ही चाइना फर्स्ट की नीति के तहत चाइना काम करता है। चाइना ये मानता आया है कि साउथ चाइना सी के जितने भी देश हैं उन पे कहीं ना कहीं उसका आधिपत्य था और वो इस आधिपत्य को दोबारा स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि वो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता आया है। बल्कि वो ताइवान को ताइवान बोलता भी नहीं है, वो तो उसे थाईवान बोलता है। और वो उसी प्रकार से थाईलैंड पे भी उसकी नजरें टिकी हुई हैं, है ना। उसी प्रकार से आप गौर करेंगे कि ऐसे और तमाम देश हैं जिनको लेकर चाइना की जो नीति है वो बहुत अलग है। अगर कोरिया दो हिस्सों में न बटा हो तो कोरिया को लेकर भी जो चाइना की नीति है वो भी अलग तरीके से काम करती है। जी संध्या। और ये भी देखने को मिला है कि चाइना, रशिया, इन देशों के बयान भी वेनेजुएला पे सामने नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि इसका विरोध जो है ये कर नहीं रहे हैं देश। तो जहां, और एक और सवाल ये है कि अमेरिका लगातार, ट्रंप जो है नोबेल पीस प्राइज़ का जिक्र करते ही रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें मिले। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया, कहीं ना कहीं पीस प्राइज, मतलब ये लगता नहीं है कि शांति कहीं ना कहीं वो चाहते हैं। क्योंकि दूसरे देशों से जब वो चाहते हैं कि जब रूस से जब वो बोलते हैं कि यूक्रेन में आप सीज़ फायर कर दीजिए, वहाँ वो शांति का जिक्र करते हैं। गाज़ा में जिस तरह से वो इजराइल को बोलते हैं कि आप सीज़ फायर कर दीजिए, हम शांति चाहते हैं। लेकिन वेनेजुएला पर जब वो अटैक करते हैं तब क्या वो शांति के मसीहा दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत यहाँ पर बहुत स्पष्ट है। देखिए, लेकिन जब आप ट्रंप का पक्ष सुनेंगे तो ट्रंप का पक्ष यही होगा कि मैंने जो भी किया वो शांति स्थापित करने के लिए किया। जब आप एक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, जब आप एनकाउंटर करते हैं, जब आप हथियार उठाते हैं, तब आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं शांति स्थापित करने के लिए ही कर रहा हूं। आप जब किसी भी आतंकवादी के आप इंटरव्यू देखिए, आप डाकुओं के इंटरव्यू देखिए, आप जब एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर देता है आप उसके बयान सुनिए, सारे बयान संध्या उसी तरफ इशारा करते हैं कि हमने जो किया शांति स्थापित करने के लिए ही किया, हमने जो किया अपने हक के लिए ही किया। हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिला। हमने क्यों किया? क्योंकि हमें शांति को बरकरार रखना था। जैसे जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ और रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया,
तो रूस की तरफ से तर्क ये था कि यूक्रेन का एक बड़ा भूभाग जो है वो हमारी ज़मीन है और हम जो हमला कर रहे हैं हम तो शांति स्थापित करने के लिए हमला कर रहे हैं। जो अगर यूक्रेन अगर ये हिस्सा हमें अपने आप दे दे, अपनी मर्जी से दे दे, तो युद्ध हो ही ना। तो हमारी तरफ से हम युद्ध की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, युद्ध की शुरुआत यूक्रेन की तरफ से हुई है। हम तो शांति स्थापित कर रहे हैं, हम तो केवल अपनी जमीनों को बचा रहे हैं, हम तो केवल आत्मरक्षा में हथियार उठा रहे हैं। ये बयान उनकी तरफ से आते हैं। ट्रंप की जब आप बात करेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि पीस एज ब्रांडिंग, पावर एज पॉलिसी। तो ट्रंप की पूरी रणनीति यही है, वो बात पीस की करते हैं लेकिन दिखाना पावर चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, वहां से प्रवासी जो लोग हैं वो अमेरिका आ रहे हैं, लेकिन इस चीज के सबूत कहीं सामने नहीं आए। उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम पीस की बात कर रहे हैं और आप सबूत भी नहीं दे रहे कि और आप अटैक कर दे रहे हैं इस तरह का। जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संध्या। यहाँ पर देखिए जो वेनेजुएला के साथ ट्रंप की रणनीति है उसे कई अलग अलग चश्मों से देखे जाने की जरूरत है। ट्रंप की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि ट्रंप सुबह एक अलग बयान देते हैं, शाम होते होते वो अपने बयान को बदल देते हैं, वो एक नए तरीके का बयान देते हैं। ट्रंप वैसे शख्स नहीं हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता हो कि वो अपनी बात पर टिकने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि ट्रंप ने इस बात को लगातार कहा कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक कई युद्ध रोक दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ऑपरेशन सिंदूर वाला पूरा दौर था, जब दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति थी, उसको भी रोकने का क्रेडिट वो खुद ही ले जाना चाहते हैं। हालांकि भारत की तरफ से हमेशा इस बात को कहा गया कि कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत ने कोई फैसला नहीं किया। आप देखें तो जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच का जो पूरा विवाद है, वहां पर भी वो यही कहते हैं कि वो युद्ध मैंने रोक दिया। पाकिस्तान ऑलरेडी उनको नोबेल पीस प्राइज का जो उनके फेवर में बात कह ही चुका था। तो तमाम देशों पे वो युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं और यहाँ भी उनका कहना यही है कि हमने जो किया वो शांति स्थापित करने के लिए ही किया। अगर हम ऐसा न करते तो जैसा आप कह रहे हैं कि ड्रग्स का कारोबार बढ़ता रहता, अगर हम ऐसा ना करते तो हमें ये पता ही ना चलता कि जो वेनेजुएला है किस देश को कितना तेल बेच रहा है, क्या ये ठीक तरीके से है या ठीक तरीके से नहीं है। जितनी भी गड़बड़ियां वेनेजुएला के भीतर हो रही हैं उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, कौन वो शख्स है जो ये हालात ठीक कर सकता है। तो कठिन फैसले लेने वाला व्यक्ति हूं मैं, यानी ट्रंप। तो मैंने ये फैसला लिया, मैंने वेनेजुएला को मौका दिया पर वेनेजुएला ने मेरी बात नहीं सुनी, लिहाजा जो है मैंने लोकतंत्र बहाल करने का प्रयास किया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उनकी जमीन अपनी जमीन में मिला ली, मैंने तो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए जो करना पड़ा मैंने वो किया। तो ये ट्रंप का जो एक चेहरा है वो यहाँ पर सामने आता है। जी देखिए, ठीक है, ये दावे तो लगातार करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि अमेरिका को ये ताकत किसने दी है कि वो अपने हिसाब से किसी और देश में जाके लोकतंत्र स्थापित कर सके। वरुण, मैं आगे ये जानना चाहूँगी कि जब अमेरिका ये कहता है कि आप युद्ध मत कीजिए, कई देशों से उसने कहा कि शांति बहाल कीजिए, सीज फायर कीजिए, लेकिन जब खुद पर बात आती है तब ये ट्रंप एक बार भी नहीं सोचते युद्ध छेड़ने से पहले, टकराव लेने से पहले। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की हिपोक्रेसी नजर नहीं आती यहाँ पर? देखिए, जो ऐसा पुरानी कहावत है कि समर्थ को दोष नहीं गुसाई, है ना, कि समर्थ व्यक्ति का कोई दोष नहीं हुआ करता है। तो ताकतवर जो लोग होते हैं उनके अवगुण भी उनके गुणों में शामिल हो जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अगर वो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो लोग कहेंगे शौक है। और अगर एक गरीब व्यक्ति अगर यही काम कर रहा है तो उसके बारे में कहा जाएगा कि शराबी है ना, गलत हरकतें कर रहा है। तो ट्रंप जो भी कर रहे हैं, ट्रंप बेशक आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया हैं और उनके पास में वो पावर है, लिहाजा वो ये सब कर पा रहे हैं। आप इसको ट्रंप एक ही तरीके से ये कह रहे हैं कि शक्तिशाली अगर कोई देश है और अगर वो ये काम कर रहा है तो इसको ग्लोबल पॉलिसिंग कहा जाएगा, लेकिन अगर कमजोर देश अगर करता तो इसी को इंटरनेशनल क्राइम की संज्ञा दे दी जाती। तो हाँ, डबल स्टैंडर्ड है, बहुत स्पष्ट रूप से है, लेकिन आप ट्रंप के नजरिए से, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार कि ट्रंप के नजरिए से देखें बिल्कुल ठीक है। और
क्या पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा है जिसने ये कहा कि ट्रंप तुमने गलत किया? कोई ऐसा बयान जारी किया किसी देश ने, या किसी ने ये कहा यूएन में, किसी ने ये मुद्दा उठाया? तो अभी तक अगर कोई भी देश खुल के इस बारे में नहीं कह रहा, इसका मतलब है सब पूरी दुनिया की तरफ से एक मौन समर्थन तो है। और रशिया ने भी कुछ नहीं कर, और यहाँ तक कि अमेरिका ने रशिया के झंडे वाला जहाज भी पकड़ लिया, उसके बाद भी रशिया की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये समझ आ रहा है कि सारे देश अमेरिका के फेवर में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई प्रत्यक्ष रूप से आके कुछ नहीं बोल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इनकी चुप्पी को ये समझ लिया जा रहा है कि अमेरिका के देश में, अमेरिका के हित में ये सारे लोग आ गए हैं। आगे तेल का खेल है पूरा, तेल की वजह से अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पे हमला किया है। लेकिन क्या अमेरिका की ये जो नीति है वो कह रहा है कि हम वेनेजुएला के हित के लिए काम करेंगे, उनके तेल को हम आज से संसाधित करेंगे, मैनेज करेंगे, तो क्या ये वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर सच में कोई इसका असर पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ अपने फायदे के लिए अमेरिका कर रहा है? बहुत ना अभी दूरगामी सवाल है। मुझे लगता है कि जितना हम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार है, सबसे बड़ा तेल का भंडार है। अमेरिका वेनेजुएला का जो ऑयल रेवेन्यू है, ऑयल सेक्टर है, उसके बारे में जो योजनाएं हैं उस पर अभी तक बहुत बड़ा उसने कोई ना दावा किया ना खुलासा किया। जियोपॉलिटिकल रूप से हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका की जीत हुई। हम ये मान सकते हैं कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका की इजाजत के बिना बेचना खरीदना संभव नहीं हो पाएगा। आप तेल के खेल को समझना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि अगर तेल महंगा तो ढुलाई महंगी, माल की ढुलाई महंगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को ले जाना महंगा हो जाएगा। और यदि माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना महंगा हो जाएगा तो माल की कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी कि जो महंगाई की मार है वो आपके और हमारे ऊपर पड़ेगी। तो इसलिए अगर वेनेजुएला से आने वाला ये जो तेल है, या पूरी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं, तो पूरा जो नुकसान होता है वो केवल और केवल आम आदमी को होता है, देशों को नुकसान संध्या जी मैं कहूं तो नहीं हुआ करता है। आप इसको इस तरह देख लीजिए कि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया यह गया है कि वेनेजुएला के जो क्रूड हैं इसको भारतीय और चाइनीज रिफाइनर्स को ऑफर किया जा रहा है, यानी ग्लोबल री एंट्री शुरू की जा रही है। क्या इसको इस तरीके से समझ लिया जाए कि रूस का जो तेल भारत पहुंच रहा था उसको बंद करके, क्या वो ये चाहते हैं अमेरिका कि वेनेजुएला का तेल अब भारत पहुंचे और वहां से आगे बेचा जाए? हालांकि वेनेजुएला में संस्थागत स्थिरता होगी अगर उसके ऊपर कोई बहुत मैं कहूं सैंक्शंस नहीं लगेंगे, अगर निवेशक वहां भरोसा करेंगे तो वेनेजुएला की स्थिति आगे ठीक भी हो सकती है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही चलते रहे जैसे फिलहाल चल रहे हैं तो वेनेजुएला सही ट्रैक पर तो नहीं लौट पाएगा। जी 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 वरुण, आखिरी सवाल ये कि ट्रंप ने वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दिया है। अब ये चीज़ लोकतंत्र के हिसाब से होगी या अमेरिका अपनी मर्जी से कहीं का भी कुछ भी बन जाएगा, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या दुनिया अब कानून के हिसाब से चलेगी, या फिर कानून सिर्फ कमज़ोर देश के लिए है और बाकी जो मजबूत देश हैं वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे? देखिए, कहावतें तो यही कहती हैं कि जो ताकतवर लोग होते हैं कानून वो खुद बनाते हैं। और मतलब ये स्थितियां देखी भी गई हैं पूरी दुनिया में हमेशा। इसीलिए बार बार देखिए जो आवाज़ें उठती हैं जो ताकतवर देशों या ताकतवर लोगों के खिलाफ होती हैं वो इन्हीं का प्रतिनिधित्व करती हुई आवाज़ें उठा करती हैं। आप जब ये बात कर रहे हैं कि ताकतवर क्या अपने हिसाब से नियम तय करेगा, तो जब हम ये देख रहे हैं कि यूएन चार्टर जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बराबर है, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो नियम और कानूनों को तय करती हैं, जो ये कहती हैं कि आपको इस नियम के तहत काम करना है, लेकिन क्या ताकतवर देश उन्हें मानते हैं? माइट मेक्स राइट, ये कहावत है अंग्रेजी की, यानी कि ताकतवर हमेशा ठीक होता है ना। और पावरफुल लोग जो हैं वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल पावर से दुनिया चल रही है या इंटरनेशनल लॉ से दुनिया चल रही है, ये एक सवाल है। वेनेजुएला इसका सिंबल है।
ट्रंप आगे क्या करेंगे, वेनेजुएला में आगे क्या होगा, ये तमाम चीजें हैं जो देखने वाली चीजें हैं। माना जाता है कि बहुत सारे जो देश हैं वो अमेरिका के पपेट देश के रूप में काम किया करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रूस के बैनर तले खड़े हैं। ऐसा कहते हैं ना कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, फिर कहा जाने लगा दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है, एक चाइना भी एक वहां ध्रुव है। तो सबकी अपनी अपनी कॉलोनियां हैं। एक खाड़ी के देशों का एक अलग कॉलोनी है, एक अमेरिकी देशों की एक अलग कॉलोनी है, एक कॉलोनी जो है यूरोपियन देशों की है, एक कॉलोनी चाइनीज देशों की है, एक कॉलोनी रशियन देशों की है। तो अपनी अपनी सब कॉलोनी में खुश हैं। हर व्यक्ति, हर देश, हर ताकतवर देश ये चाहता है कि मेरे तरफ ज्यादा से ज्यादा देश हों ताकि मेरा जो रूल है वो ज्यादा से ज्यादा देशों पर चल पाए। ताकत अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है, लेकिन क्या जो ट्रंप हैं वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं, ये आने वाले वक्त में हमें संध्या पता चलेगा। जी वरुण, अमेरिका क्या करता है, वेनेजुएला का क्या होता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। देखने वाला सवाल भी ये रहेगा, लेकिन बहस जारी रहेगी। लेकिन सवाल यही कि क्या वैश्विक व्यवस्था कानून से चलेगी या ताकत के दम पर। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका तमाम बातचीत के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।